गांव की अनाथ फौजी बेटियां मीना, रीना, टीना, पूजा और गुड्डी का घर देश के बॉर्डर के पास वाले एक गांव में है। उनके माता पिता आर्मी कैंप में खाना बनाने का काम करते हैं। उनके पिता का नाम बिरजू और माता का नाम बिमला है। जय हिंद कर्नल साहब, आज क्या खाएंगे आप लोग? अरे आप दोनों जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। आप दोनों के हाथ का खाना लाजवाब है। तो फिर आज रोटी और चिकन करी बना देते हैं। दोनों खाना बनाने में लगी गए कि तभी बाहर से गोलाबारी की आवाज सुनाई दी। कर्नल चिल्लाए, हमारे कैंप पर दुश्मन देश ने हमला कर दिया है, सभी अपना अपना पोजीशन ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशन ले लिया। बिरजू और बिमला रसोई के अंदर छुपे बैठे रहे। लड़ाई छिड़ गई। हाँ जी, सुनते हो, घर पर 5 बेटियां हमारे भरोसे बैठी हैं। अगर आज हमें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चिंता मत करो बिमला, कुछ नहीं होगा। लड़ाई चलती रही। तभी बिरजू ने खिड़की से देखा कि एक दुश्मन पीछे से कर्नल को मारने आ रहा है। तभी बिरजू ने दौड़ लगाई और कर्नल को धक्का मार दिया। दुश्मन की गोली से बिरजू की मौत हो गई। ये देखकर बिमला भी चुप नहीं रह पाई। वो भी दुश्मन को मारने के लिए निकल गई, लेकिन दुश्मन की गोली से उसकी भी मृत्यु हो गई। कर्नल तो बच गया, लेकिन उस दिन वो पोस्ट देश के हाथ से निकल गया। दुश्मनों ने बागा पोस्ट नाम के उस पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। 5 बेटियों को जब अपने माता पिता की मौत के बारे में पता चला तब वो बहुत रोई। आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। 5 फूट फूट कर रोए। उसके बाद मीना ने सबको संभाल लिया, लेकिन उसके मन में एक जिद चढ़ गई। जिन्होंने हमारे माता पिता को मारा है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आर्मी में जाऊंगी और इस मौत का बदला लूंगी। हम भी आर्मी में जाएंगे दीदी, और हम भी बदला लेंगे। इसके बाद 5 ने खुद ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। हर रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। उसके बाद घर लौटकर कसरत करनी होगी। 5 इसी रूटीन से आगे बढ़ने लगे। उधर कर्नल चिंता में पड़ गए। जो लोग लड़ाई में मारे गए थे, उन लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जो लोग आज मर गए हैं उनकी कसम, बाघा पोस्ट हम वापस लेकर ही रहेंगे। लेकिन दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और अभी अभी इतने जवानों को खोने के बाद कर्नल भी थोड़े दिन के लिए चुप बैठ गए। उस तरफ मीना अपनी बहनों को लेकर हर सुबह ट्रेनिंग करती रही। हर सुबह वो दौड़ने जाते और एक कुत्ता उनका इंतजार करता रहता। मीना उसको बिस्किट खिलाती। ऐसे उन लोगों की कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई। मीना उसे घर ले आई। आज से तू हमारे साथ ही रहेगा, तू भी इस परिवार का हिस्सा है। तभी घर के बाहर मीना का चाचा लखा आ गया। यहाँ से निकलो तुम लोग, जल्दी निकलो। लेकिन क्यों चाचा? ये घर तो हमारा है। कागज दिखाओ जरा। कागज? वो तो नहीं पता कहाँ है। ये देखो मेरे पास है। तुम्हारे बाप ने घर का कागज गिरवी रखकर मुझसे उधार लिया था, उस हिसाब से ये घर मेरा हुआ। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए चाचा, हम कहाँ जाएंगे? 5 बहुत रोए धोए, लेकिन लखा का दिल नहीं पिघला। उसने 5 को घर से निकाल दिया। लखा के पास बहुत पैसा था। वो क्या करता था ये किसी को नहीं पता था। इस लखे के पास इतना पैसा आया कहाँ से? उसे तो मैंने कोई काम करते हुए नहीं देखा। पता नहीं यार क्या करता है वो, कोई झोल झाल वाला काम तो नहीं करता। लोग बस बातें बनाते थे, लेकिन उसका पैसा देखकर उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता था। इसीलिए मीना और बाकी चारों को भी किसी से कोई मदद नहीं मिली। लखा ने सबको मना करके रखा था। सुनो गाँव वालों, अगर मेरी 5 भतीजियों को किसी ने अपने घर में जगह दी तो मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। इसी डर से 5 को किसी ने अपने घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। मीना ने कहा, कोई बात नहीं बहनों, हमें हमारी मंजिल पर टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब उस कुत्ते ने राह दिखाई। वो कुत्ता एक बड़े से पेड़ के नीचे रहता था। उस पेड़ में एक बड़ा सा छेद था। 5 उसी के अंदर रहने लगे। उसके अंदर 5 को ठीक से बैठने तक नहीं मिलता था। कोई बैठ जाता था तो कोई खड़ा होकर ही सो लेता था। और सुबह उठकर पहले कसरत और फिर जंगल में से फल और सब्जियां तोड़कर खाना बनाना। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतने लगे। दूसरी ओर कर्नल लड़ाई के लिए आर्मी जवानों के झुंड इकट्ठी करने लगे। लड़कों, हमें कैसे भी करके बाघा पोस्ट को वापस लेना है। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? यस सर। कुछ ही दिनों के अंदर कर्नल ने बाघा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों के ऊपर हमला कर दिया।
लेकिन पता नहीं कैसे दुश्मनों को पहले से ही इस अटैक के बारे में पता था। वो लोग तैयार होकर ही बैठे हुए थे। कर्नल हार गए। इस बार भी वो मरते मरते बचे। भला उन लोगों को पता कहाँ से चल गया कि हम अटैक करने वाले हैं? अजीब है। कर्नल फिर से तैयारी में लग गए। इधर कठिनाई के साथ जूझते जूझते पांचों लड़कियां बड़ी होने लगी। वो लोग जवान हो गई और एनसीसी कैंप में भर्ती हो गई। एनसीसी कैंप में मुफ्त में खाना भी मिलता था, इसीलिए इतने दिनों बाद पांचों को भरपेट खाना मिला। उस कुत्ते को भी खाना मिलता रहा। एनसीसी कैंप में वो कुत्ता भी उन लोगों के साथ ही रहता था। एक दिन एनसीसी कैंप में चोरी हुई। बहुत सारे लोगों का मोबाइल फोन चोरी हो गया। सब लोग परेशान हो गए। तब मीना ने कुत्ते से कहा, जा मोती, मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है, जा और चोर को पकड़ कर ला। मोती सूंघते सूंघते एक लेक के किनारे पहुंच गया। वहां खुदाई करके देखा गया कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर बांधकर सभी मोबाइल फोन को रखा गया था। सबको अपना अपना फोन मिल गया। मोती सूंघते हुए आगे बढ़ा और जंगल में से उस चोर को भी ढूंढ कर निकाला। उसका नाम गुल्लू था। गुल्लू को देखकर मीना को कुछ याद आ गया। अरे, मैंने तो एक बार इसे चाचा के घर पर देखा था। ये चोरी चकारी करता है। इसका मतलब क्या चाचा भी? मीना चिंता में पड़ गई। कैंप में पांचों लड़कियों की और कुत्ते की जय जयकार होने लगी। उस तरफ कर्नल चिंता में पागल हो रहे थे। इतने दिनों में उन्होंने कुल मिलाकर 9 ऑपरेशन किए थे, लेकिन हर एक बार दुश्मन को पहले से अटैक के बारे में पता था। ये कैसे हो सकता है? भला हर बार सटीक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच कैसे रही है? दूसरी ओर लखा का जमीन जायदाद दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली। गांव वाले उसकी पीठ पीछे और ज्यादा बातें करने लगे। पक्का कुछ घपला करता है ये, नहीं तो इतना पैसा तो डाकुओं के पास भी नहीं है। उधर गुल्लू को छोटा मोटा चोर समझकर 2-3 थप्पड़ मारकर छोड़ दिया गया। अगले दिन कैंप में कर्नल साहब आए आर्मी सिलेक्शन के लिए, और उनकी नजर मीना और बाकी चारों लड़कियों पर पड़ी। लड़की होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो? डर नहीं लगता? नहीं साहब, हम लोगों का एक मिशन है। अच्छा, कैसा मिशन? तब मीना ने सारी बात बताई। सब सुनकर कर्नल की आंखों में आंसू आ गए। ओह, तुम लोग बिरजू और बिमला की बेटियां हो। मुझे बचाते हुए ही तुम्हारे माता पिता ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन मैं आज तक उनके मौत का बदला नहीं ले पाया। मिलके लेंगे ना सर बदला। पांचों का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। पांचों बहुत खुश हुई, लेकिन अब असली काम करना बाकी था। पांचों को स्पेशल टीम में लिया गया। एक रात को स्पेशल टीम की मीटिंग हो रही थी। बाघा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों पर 10वां अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। तभी मीना ने देखा कि गुल्लू खिड़की के बाहर बैठे हुए दूर से सब कुछ सुन रहा है। मीना ने कर्नल को ये बात बताई। तो चलो उसे पकड़ते हैं। नहीं सर, ये छोटा आदमी है, ये इतना बड़ा काम खुद से नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ होगा। हम गुल्लू का पीछा करते हैं। मीना और कर्नल ने चुपके से गुल्लू का पीछा किया और गुल्लू जिसके पास गया वो देखकर मीना खड़ी की खड़ी रह गई। चाचा? इसका मतलब चाचा ने ही हर बार दुश्मनों को खबर दी। लखा ने गुल्लू से कहा, तू बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ला गुल्लू, तुझे मैं माला माल कर दूंगा। दुश्मनों से बहुत पैसा मिलता है मुझे। तभी कर्नल ने लखा पर बंदूक तान दी और मीना ने गुल्लू पर। अरे 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 अरे, ये क्या? बचाओ! दोनों को अरेस्ट किया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस बार दुश्मनों को खबर नहीं मिली। उनके ऊपर अचानक से हमला किया गया। मीना ने इस ऑपरेशन को लीड किया। दुश्मन पूरे तरीके से हिल गए। इस बार भी कर्नल को पीछे से एक दुश्मन मारने के लिए आया और अचानक से वहां मोती आ गया और उसने दुश्मन की छाती पर छलांग लगाई और उसे नोच नोच कर मार डाला। कर्नल बच गए। कर्नल, मीना और बाकी चारों ने मिलकर बाघा पोस्ट वापस ले लिया। माँ, पापा, आज हमारा सपना पूरा हुआ। आज हम लोगों ने आप दोनों की मौत का बदला लिया है। सभी बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्नल बहुत खुश हुए। उन्होंने मोती को आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया और वहां से मोती को भी आर्मी में नौकरी मिल गई। पांचों को बड़ा ऑफिसर बना दिया गया। रहने के लिए घर दिया गया और इसके बाद से पांचों खुशी खुशी देश की सेवा करने लगी। दोस्तों, आप लोगों को प्रजातंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। गरीब अनाथ बच्चियों पर ठंड का कहर। ठंड इतनी है कि पूरा शरीर थर थर कांप रहा है।
ऊपर से हर वक्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कोई अपने घर से निकल ही नहीं रहा है। सभी अपने अपने कमरे में कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं, लेकिन पूजा और उसकी बाकी बहनें इतनी भी खुश नसीब नहीं हैं। उन लोगों के पास एक कंबल तो छोड़ो, एक घर तक नहीं है। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। ठंड में मेरी सांस फूल रही है। पूजा की बहन परी ठंड से कांप रही है, लेकिन पूजा के पास ठंड से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। भगवान ने इन पांचों के लिए सिर्फ भुगतना लिखा है। ये लोग हमेशा से गरीब थे, लेकिन रास्ते पर नहीं थे। इन लोगों के पास टूटा फूटा ही सही, लेकिन एक घर था। इनके माता पिता भी थे। वो दोनों ट्रक में भारी भरकम माल लोड करने का काम करते थे। आज बहुत काम है विमला, बहुत भारी सामान उठाना पड़ेगा। क्या तुम इस हालत में उठा पाओगी? हाँ, उठाना तो पड़ेगा ही। जिम्मेदारी और बढ़ रही है, काम तो करना ही होगा। पूजा की माँ बिमला तब गर्भवती थी। तब वो लोग 4 बहनें थे और एक इस दुनिया में आने वाली थी। उसके पिता रमेश और माता बिमला हर रोज काम पर जाते थे और पूजा घर संभालती थी। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। बिमला गर्भवती अवस्था में ही भारी भरकम माल ट्रक में उठाने लगी, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह! क्या हुआ बिमला, क्या हुआ? तभी वहाँ की बाकी औरतों ने कहा, लगता है बिमला की डिलीवरी होने वाली है। हट जाओ सब लोग यहाँ से। सभी औरतों ने मिलकर साड़ियों से उस जगह को घेर दिया और बिमला की कोख से एक बेटी पैदा हुई। सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई। लेकिन तभी मालिक आ गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? काम रोक कर बच्चा बच्चा खेल रहे हो तुम लोग? नहीं मालिक, अब मेरी बीवी पेट से थी ना, उसकी डिलीवरी हुई है। काम धंधा नहीं है, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, एक के बाद एक बच्चा लिए जा रहे हो। ये सुनकर बिमला गुस्सा हो गई। मालिक, ये मेरी बच्ची है। बच्ची को लेकर उल्टी सीधी बातें मत करना। अच्छा, नहीं तो क्या करेगी? ये बोलकर मालिक ने उसी हालत में बिमला को मारना शुरू किया। बिमला बच्चे को गोद में लेकर मार खाती रही और सब लोग चुपचाप देखते रहे। मालिक वहां से चले गए और अपने मन में कहा, ये लोग बहुत बढ़ गए हैं। इनके बच्चे के साथ ही इन्हें कुचल दूंगा आज। काम खत्म होने के बाद रमेश और बिमला अपनी बच्ची को गोद में लेकर निकल गए। वो दोनों बहुत खुश थे। बिमला की गोद में सोकर वो बच्ची भी हंस रही थी। लेकिन तभी दूसरी ओर से मालिक एक ट्रक लेकर बहुत स्पीड में उन लोगों के सामने आ गए और रमेश ट्रक के नीचे कुचला गया। नहीं, ये क्या हो गया? बहुत अच्छा हुआ। ये बोलकर मालिक ने ट्रक से बिमला को भी कुचल दिया। बिमला की गोद से बच्ची पास की झाड़ियों में गिर गई। बिमला और रमेश का देहांत हो गया और तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। इसीलिए मालिक ट्रक लेकर भाग गया। इतनी देर में पूजा और उसकी बाकी बहनों को उनकी नई बहन के बारे में खबर लग गई थी। लेकिन रात होने पर भी जब बिमला और रमेश उस बच्ची को लेकर नहीं लौटे, तब पूजा चिंता में पड़ गई। माँ बापू अभी तक लौटे क्यों नहीं? पूजा की तीसरी बहन राखी ने कहा, चलो दीदी, हम जाकर देखते हैं। चारों घर छोड़कर निकल गए, लेकिन जाकर देखा कि रास्ते में दोनों मरे पड़े हैं और आसपास पुलिस खड़ी है। पूजा दौड़कर डेड बॉडी के पास गई और रोने लगी। माँ बापू, क्या हो गया? क्या हो गया आप दोनों को? चारों बहुत रोए और फिर पूजा ने पुलिस से पूछा, पुलिस अंकल, मेरी बहन कहाँ है? मेरी माँ और बापू उसे ही लेकर आ रहे थे। बहन? लेकिन हमने तो किसी बच्चे को नहीं देखा। पुलिस दोनों डेड बॉडी को उठाकर ले गई। पूजा और बाकी बहनें मिलकर उसकी नवजात बहन को ढूंढते रहे। तभी झाड़ियों के बीच से एक कुत्ता उस बच्ची को मुंह में लेकर बाहर आया और पूजा के सामने रख दिया। बहन, मेरी बहन तो यहाँ है। उसने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और फिर वो अपने घर की ओर चले गए। वो कुत्ता भी उन लोगों के पीछे पीछे चलता रहा। आजा, तू भी आजा, तू भी बिना माँ बाप का ही है। आजा, हम लोग एक साथ रहेंगे। वो लोग घर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर सभी चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक बुलडोजर से उनके घर को तोड़ा जा रहा है और पास में एक सरकारी ऑफिसर खड़े हैं। पूजा ने उनके पैर पकड़ लिए। क्या हुआ साहब? हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? यहाँ तो हम रहते हैं, अब हम कहाँ रहेंगे? वो सब मुझे क्या पता,
सरकारी जगह पर झोपड़ी बना के रहोगे तो ऐसा ही होगा। जाओ भागो यहाँ से। उस ऑफिसर ने पूजा को लात मार दी। पूजा गिर गई और उसे चोट लग गई। पूजा की बहनों ने उसे उठाया। उठो दीदी, उठो, यहाँ हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है, चलो हम कहीं और चलते हैं। वो लोग रास्ते पर आ गए और रहने का ठिकाना ढूंढने लगे। इतनी ठंड में न उन लोगों के पास घर रहा और न कोई ठिकाना। उनके पास अभी ठंड से बचने के लिए एक चादर तक नहीं है। चारों बहनों ने अपने अपने कपड़ों से थोड़ा हिस्सा फाड़कर अपनी नवजात बहन के लिए कपड़ा बना दिया और फिर बाकी सबको बहुत ठंड लगने लगी। दीदी, बहुत ठंड लग रही है, ठंड में मेरी सांस फूल रही है। परी ठंड में कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश हो गई। पूजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। उसने परी को भी अपने कंधे पर उठा लिया। तभी वो कुत्ता भौंकने लगा और भौंकते हुए जंगल की ओर चला गया। दीदी, लगता है ये कुत्ता हमें कहीं पर ले जाना चाहता है। हाँ, चलो सब लोग उसके पीछे। वो लोग उस कुत्ते का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चले गए। हाँ, ये जगह अच्छी है, हम यहाँ पर रह सकते हैं। उस जगह पर बहुत सारे बांस के पेड़ थे। पूजा ने बांस से एक घर बनाया और उसके बाद वो लोग वहाँ रहने लगे। कुछ देर बाद घर के अंदर गर्मी बढ़ी और परी को होश आ गया। सभी मिलकर उस कुत्ते को सहलाने लगे। तू ही हमारा अपना है रे, तेरी वजह से हम लोगों को एक घर मिला। वो लोग जंगल से फल तोड़कर खाने लगे। अगले दिन पूजा ने देखा कि घर के बाहर जंगल की एक मुर्गी आई है। वाह, ये मुर्गी कितनी सुंदर है, लगता है ये भूखी है। ये बोलकर पूजा ने उस मुर्गी को कुछ छोटे छोटे फल खाने को दिए। वो फल खाकर मुर्गी बहुत खुश हुई और पूजा ने अगले दिन देखा कि घर के बाहर बहुत सारी मुर्गियां आ गई हैं। उन बहनों ने मिलकर सबको फल खिलाया और उपहार स्वरूप सभी मुर्गियों ने एक एक अंडा दिया। कुल मिलाकर उन लोगों के पास 20 अंडे हो गए। वाह, हमारे पास कितने सारे अंडे हैं। एक काम करते हैं, हम इन अंडों को बाजार में बेचते हैं। ये बोलकर पूजा ने सभी अंडों को जंगल के बाहर वाले बाजार में बेच दिया और उन पैसों से उसकी नवजात बहन के लिए दूध खरीद कर लाई। इसके बाद ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ती गई और वो मुर्गियां भी उन लोगों के साथ रहने लगी। पूजा ने मुर्गियों के लिए एक बड़ा सा बांस का घर बना दिया और सभी मुर्गियां हर रोज कुल मिलाकर 100 अंडा देने लगी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, हमें इस जंगल में रोजगार मिल गया। वो कुत्ता मुर्गियों के साथ खेलता रहा और पूजा अंडे बेचती रही। ऐसे करके उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए और उन्होंने जंगल में ही एक अच्छा सा घर बना लिया। हर एक बहन के लिए अलग अलग कंबल खरीदा गया। ऐसे ही उन लोगों ने जिंदगी में सफलता प्राप्त की। उस तरफ बिमला और रमेश को मारने के जुर्म में मालिक को गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसका जीवन खत्म हो गया और यहाँ मेहनत और ममता के सहारे पूजा और बाकी बहनों ने अपने लिए जीने का रास्ता ढूंढ लिया।